नमस्कार। हिंदी कक्षा में मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने नेताजी का चश्मा इस पाठ का पहला भाग पढ़ा था और उसके वाक्यों का विन्यास जाना था, शब्दार्थ जाने थे, भाव जाना था। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ाई कर ली थी, वह निकल गया होगा उफ। आगे देखते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हवलदार साहब के मन में भावना उठ रही थी कि कहीं ना कहीं जो कैप्टन चश्मे वाला है वो काफी देशभक्ति से लबरेज, देशभक्ति से भरा हुआ व्यक्ति है। फिर मन में अचानक ख्याल आया कि क्या पता वो नेताजी का साथी रहा हो या आजाद हिंद फौज पे वो सिपाही रहा हो। भूतपूर्व मतलब एक्स। तो नतमस्तक मतलब होता है किसी के सामने पूरी तरीके से किसी को एक्सेप्ट कर लेना या उसके लिए नमन करना, उसको नतमस्तक बोलते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो तो छपवा दो उसका कहीं। उसके बाद पान वाला जो है, अब देखिए यहाँ पे वो पान वाला जो यहाँ पे व्यक्ति है वो यह इस कहानी में उस पात्र की ओर इशारा कर रहा है जो देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों या देशभक्ति के जज्बा जो लोग रखते हैं अपने हृदय में, उनका सम्मान नहीं करते। तो यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाला एक देशभक्त इंसान है, वहीं पर पान वाला उनकी आलोचना करने वाला, उनके प्रति बुरे शब्दों का प्रयोग करने वाला ऐसा व्यक्ति है, और हालदार साहब उसको अप्रिसिएट करने वाले व्यक्ति हैं, देशभक्ति को अप्रिसिएट करने वाले व्यक्ति हैं। तो चश्मे वाला पान वाला बोलता है कि अरे वो तो पागल है, लंगड़ा आदमी, वो क्या करेगा, वो क्या जाएगा फौज में, पागल है, एकदम पागल। वो आ रहा है और फिर वो इशारा करते दिखाता है सामने कि देखो वो आ रहा है, आप उससे बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं, अगर मतलब कोई आपके कांटेक्ट में कोई जर्नलिस्ट वगैरह हो तो, पत्रकार हो तो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मैंने आपको पहले बताया कि पान वाला देशभक्त का मजाक उड़ा रहा था या उसके प्रति अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा था, तो उसको थोड़ा बुरा लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक का मतलब होता है शब्दहीन हो जाना, निशब्द हो जाना। तो मुड़कर देखा तो एकदम मुंह खुला का खुला रह गए, निशब्द हो गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लगड़ा आदमी, सिर पर गाधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। तो चश्मे वाले का हुलिया जो है, जो अपीयरेंस इस तरह से है कि एक लगड़ा आदमी है, बूढ़ा एकदम मरियल सा, जिसके शरीर में केवल हड्डियां बची हैं और कुछ नहीं बचा हुआ है, लेकिन चश्मे पर एक गांधी टोपी है जो उसे दर्शाती है कि वो गांधी जी और उनके मूवमेंट और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कितना श्रद्धा भाव रखता है, पहला। दूसरा, उसकी आंखों पर एक चश्मा लगा था, हाथ में एक छोटी सी संदूकची, मतलब छोटा सा संदूक था, एक छोटा सा संदूक, संदूक का मतलब बॉक्स, और दूसरे हाथ में बांस पर टके हुए चश्मे के कुछ फ्रेम थे। बांस था ऐसा लंबा सा बांस, उस पर जैसे आपने देखा होगा फेरी वाले जो सामान बेचते वैसा ही कुछ। एक गली से निकला और अब बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा है। बंद दुकान के सहारे मतलब दुकान जो बंद है, यानी खुली नहीं हुई है, वहां पर अपना बांस टिका रहा है और वहीं उसकी दुकान लगने वाली है शायद। तो इस बेचारी की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। तो ये जो कैप्टन चश्मा वाला, ये दुकान नहीं है, इसका कोई स्टेब्लिश दुकान नहीं है, ये तो हॉकर है, इधर से उधर बेचता रहता, फेरी लगाने वाला है। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, पर यही इसका वास्तविक नाम है
क्या यही उसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। तो हवलदार साहब के मन में एक के बाद एक प्रश्न उठ रहे थे। अब उसे कैप्टन क्यों कहा जाता है ये भी पूछना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि पहले उसने बता दिया था कि मैं, आप जाके खुद बात कर लो और उसका फोटो वोटो छपवा दो, तो इस नाते से इशारा मिल गया था पान वाले की तरफ से कि अब वो और उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। और इधर ड्राइवर जो था हवलदार साहब को भी बेचैन हो रहा था कि क्या यहीं पे रुक जाते हैं, पान खाते हैं, बातें करते हैं, अरे जहाँ चलना वहाँ चलना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें ड्राइवर के मन में भी आ रही थी। काम भी काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। तो चश्मे का प्रकार बदलता रहता, लेकिन चश्मा होता जरूर था। यहाँ पे आप चित्र में देखें तो दिख रहा है एक लंगड़ा चश्मे वाला है। इस तरह से उसका कुछ चश्मे का फ्रेम का एक स्टैंड है एग्जीबिशन के लिए, और एक उसकी संदूकची है ये, और ये बस्ट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे बटन तक पूरी मूर्ति है। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, तो उस धूल भरी यात्रा में, जो कि वो गांव से और शहर के दूर का हिस्सा था, तो धूल ज्यादा होती थी, तो उसमें एक कौतुक भरा और प्रफुल्लता का, कौतुक मतलब आश्चर्य के लिए, और प्रफुल्लता मतलब खुश कर देने वाला, तो ऐसे क्षण देने के लिए बड़ा अच्छा लगता था उनको। तो जब भी उस चौराहे से गुजरते वहां जरूर देखते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार ही मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो देखा कि कुछ दिनों बाद चश्मा, आंखों पे चश्मा नहीं है। कई दिन तक ऐसा नहीं रहा, दुकानें बंद थी तो पूछ भी नहीं पाए। और जब एक दिन वापस वो वहां पहुंचे और देखा कि आंखों पे चश्मा नहीं है, तो पान वाले से पूछा, क्या हुआ भाई, नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं है? तो पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। तो उसने एक दुखद सूचना दी हवलदार साहब को कि कैप्टन मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। मतलब उनके हृदय में भी एक तरह से वेदना उत्पन्न हो गई, एक तरह का दर्द उत्पन्न हुआ कि अरे, कैप्टन मर गया। और जो इतना देशभक्ति से लवरेज था कि अपने, मतलब एक छोटी सी फेरी की दुकान है उसकी, हॉकर है, छोटा सा उसकी छोटी सी पूंजी है, जिसमें उसके पास 10-15 फ्रेम होंगे, उसको बेच करके अपने लिए गुजारा करता होगा। लेकिन उसमें से भी वह क्या करता था, एक चश्मा निकाल करके नेताजी की मूर्ति को पहना देता था। उसके पास एक्सक्यूज था कि क्या मेरे पास इतना पूंजी थोड़ी, इतना पैसा थोड़ी कि मैं नेताजी को चश्मा पहनाऊं। लेकिन इन सबसे परे, इन सबसे अलग होकर के वह अपनी देशभक्ति के जज्बे को दिखाता था और नेताजी को चश्मा पहना दिया करता था। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, तो नेताजी की आंखें या नेताजी की जो मूर्ति है, वो चश्मे से विहीन है, चश्मा नहीं है उस पर। जबकि कस्बे में उस आसपास के चौराहे पे बहुत सारे लोग रहते होंगे और देखा भी होगा, लेकिन ऐसा किसी ने कुछ नहीं सोचा। आगे बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो कौम मतलब देश, उस पूरे कम्युनिटी का क्या होगा जो अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जो स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, उनके बारे में 10 मिनट विचार भी नहीं कर सकती और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब बिकने का मौका ढूंढने का मतलब यहां समझ रहे हैं कि नेताजी के चश्मे पे, नेताजी के मूर्ति पर चश्मा नहीं है, चश्मे की कीमत कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी
कोई संभ्रांत व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उस मूर्ति पर चश्मा अपने पैसे से खरीद के लगा सकता है, लेकिन नहीं, सबको अपने लाभ की पड़ी हुई, कैसे वो अपने लिए पैसे जोड़ ले, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा ले। तो ये देशभक्ति की बातें, समाज में अच्छे लोग जो हमारे लिए कुछ कर गए हैं उनके बारे में सोचने की बातें, ये सारी बातें उनके लिए गौड़ हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी क्या है? पैसा कमाना। तो बिकने के मौके ढूंढने का मतलब यही है कि हम अपने आप को हर हर स्थिति में बाजार के अधीन कर चुके हैं। और उसके उलट जो वो कैप्टन चश्मे वाला था, सब कुछ जानते हुए, लगड़ा था, अपाहिज था, एक पैर नहीं था उसके पास, उसके बाद भी उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो एक अच्छा दुकान स्टेब्लिश कर ले। हॉकर था, हाथों में लेकर के अपने संदूक से और बांस में कुछ फ्रेम को टिकाए, चश्मे के फ्रेम को टिकाए बेचता था। तो उसके पास तो एक बहुत ही अच्छे से एक सॉलिड एक्सक्यूज था कि भाई हम ऐसा काम क्यों करें, बहुत से लोग पैसे वाले वो नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी उसके मन में जो भावना थी, नेताजी के प्रति जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा ने उसको अपने पूंजी में से, अपने छोटे से इनकम में से, अपनी छोटी सी दुकान में से उस जज्बे को समर्पित करने की भावना यहाँ देखने को उसकी तरफ से मिलती है। तो लेखक यहाँ पर ही इशारा कर रहा है कि आजकल उस देश का क्या होगा जहां पर लोग अपने देशभक्तों के लिए इस तरह का विचार नहीं करते हैं, उनके सम्मान के लिए इस तरह का विचार नहीं करते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घूमने से पहले ही ख्याल आया, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा अब वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो हालदार साहब पूरी तरीके से द्रवित हो चुके, मन एकदम अंदर से भरा हुआ है कि देश की उस आबादी का क्या होगा जो अपने पूर्वजों, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति एक जो सम्मान की भावना है, श्रद्धा की भावना, उसको समर्पित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर दो लोगों को वापस चित्रित किया कहानी में। एक तो मास्टर साहब जो जल्दबाजी में, या कह लीजिए क्या उसके उनके पीछे समस्या रही होगी, क्या दुविधा रही होगी कि चश्मा बनाना भूल गए। तो एक तो उनकी ये लापरवाही, और दूसरा वह कैप्टन चश्मे वाला जो अपने छोटे से छोटे इनकम में से भी नेताजी को अपना ट्रिब्यूट, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था। तो यहाँ पर दोनों लोग, एक तो मास्टर बनाना भूल गया और चश्मे वाला मर गया है। तो कहीं ना कहीं लेखक का हृदय, या हालदार साहब का हृदय द्रवित हो रहा था। तो उसने सोचा कि आज वहाँ पे हम रुकेंगे नहीं और सीधे चले जाएंगे, पान भी नहीं खाएंगे। और ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट कर दिया, समझा दिया कि आज वहाँ नहीं रुकना, पान कहीं और आगे खा लेंगे, बहुत सारा काम है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि वो चौराहे पर रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन बरबस बिना, अनायास ही, जैसे हम आदतन होते हैं ना कि कोई काम हमारे आदतन हो ही जाता है, हम बिना चाहे कर लेते हैं, अनायास कर लेते हैं। तो वैसा ही जब वो चौराहे पर पहुंचे तो उनकी आंखें बिना चाहते हुए भी मूर्ति की तरफ मुड़ गईं। और जब उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा तो उनका पूरा का पूरा होश चला गया, और उन्होंने ड्राइवर को तुरंत चिल्ला के बोला गाड़ी रोको। चूंकि गाड़ी स्पीड में थी, जीप स्पीड में थी, उसने ब्रेक लगाया। गाड़ी रुकते रुकते उन्होंने जीप से उतरे और कूद करके अटेंशन की मुद्रा में, यानी सैल्यूट करने की मुद्रा में मूर्ति के सामने खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि मूर्ति पर आज चश्मा है, और एक सरकंडे का चश्मा। सरकंडा का मतलब एक प्रकार का घास टाइप का कुछ होता है, जिससे आपने देखा होगा तीर धनुष बनाते थे, उसका बाण बनाते थे, एरो बनाते थे। तो उसका चश्मा रखा हुआ था, जो बच्चे अक्सर बना लेते हैं, ऐसा हालदार साहब का मानना है। यानी आज चश्मे वाला नहीं है, लेकिन उस कस्बे का कोई एक ऐसा बच्चा है जो हालदार साहब की आंखों पर चश्मा नहीं है, यह देख करके बहुत दुखी है। और उसने अपनी कलाकारी से, जो से आता था,
एक सरकंडी का चश्मा बनाया और नेताजी की मूर्ति को पहना दिया। तो हवलदार साहब यहाँ पर उस सरकंडे के चश्मे को देख करके आश्चर्यचकित और अभिभूत हो जाते हैं, एकदम हृदय गदगद हो जाता है कि हमारी आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं नेताजी और उनके कार्यों के प्रति अपनी श्रद्धा रखती है और अपने स्तर से उनके प्रति जो भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकती है वो करना चाहती है और करेगी। इस नाते से वो पूरी तरीके से भावुक हो गए, अंदर से उसका उनका हृदय भर गया, आंखें भर गईं और अटेंशन की मुद्रा में मूर्ति के सामने खड़े हो गए। तो इस तरह से पाठ समाप्त होता है, स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी कहानी खत्म होती है। इस कहानी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि हम अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, अपने देश के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, उसके एसेट्स के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमें करना ही चाहिए। आगे इसके प्रश्नों की जो चर्चा है वो आप देख लें, सारे प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। इसको मैं आपको गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट के रूप में दूंगा लिखने के लिए। हेल्प आंसर्स भी आपको मैं वहाँ पर उपस्थित करवा दूंगा, तो उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहाँ से अपने विवेक से इनके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। देश प्रेम, इस पर एक लेख भी यहाँ पर लिखा हुआ, इसको भी आप पढ़ लें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।